मेरा नाम कविता है। मेरी उम्र इस वक्त 40 साल हो चुकी है। मेरे पापा एक टीचर थे और एक कॉलेज में पढ़ाते थे। जब मैं 5 साल की थी तभी मेरी माँ दिल का दौरा आने की वजह से मर गई थी। मुझे तब पता नहीं चला कि आखिर मेरी माँ इतनी छोटी उम्र में अटैक आने से कैसे मर गई, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में अटैक आना कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन मैं इस बात को कभी जान ही नहीं पाई कि आखिर मेरी माँ को क्या परेशानी थी। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी और अपनी माँ के बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मैं दिन भर रोया करती, कमरे में घुसी रहती, ना खाती ना पीती और ना ही बच्चों के साथ खेलती। सब घर वालों ने मेरे पापा से कहना शुरू किया कि दूसरी शादी कर लो। पहले तो मेरे पापा नहीं माने। मैं 6 साल की हो चुकी थी। एक दिन मैं स्कूल से घर आई तो मेरे हैरत की हद ना रही जब दादी ने मुझे मेरी सहेली के घर भेज दिया। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी। उसी सहेली से दादी कितना चिढ़ती थी। मुझसे कहती थी कि तू अपनी सहेली से दूर रहा कर, इसकी आदतें मुझे पसंद नहीं। और आज उसी सहेली के घर मुझे भेज दिया था। समझ नहीं आ रहा है कि वह गंदी सहेली दादी को इतनी पसंद कैसे आ गई थी। मैं भी खुशी खुशी अपनी सहेली के घर चली गई। रात के समय जब घर आई तो घर में खूब सारी चहल पहल थी। मुझे ये सब बहुत अजीब सा लग रहा था। घर में इतने सारे लोग क्यों थे और यह सब यहाँ कैसे आए थे। मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानती थी। लोगों के बीच 2 लोगों को देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। 2 लोग सजे सवरे दूल्हा दुल्हन बने बैठे हुए थे। मेरी पहली नज़र अपने पापा पर गई थी जो दूल्हा बने बैठे थे। अपने पापा को दूल्हा के रूप में देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई थी। मैं इतनी छोटी भी नहीं थी कि वक्त और हालात ने मुझे समय से पहले ही समझदार बना दिया था। मेरे पापा के पास बैठी उस औरत को देखा जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई जब दादी ने पापा के साथ उस औरत को एक कमरे में भेज दिया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। ऐसा जुल्म जो सब ने मुझ पर कर दिया था। मेरी दादी ऐसे ही किसी अनजान औरत को मेरी माँ का दर्जा कैसे दे सकती थी। मैं चीख कर दादी से पूछने लगी, दादी कौन है ये औरत? आपने क्यों इसे मेरी माँ के कमरे में भेज दिया? वह मेरी माँ का और पापा का कमरा है। मेरी माँ के अलावा उस कमरे में कोई नहीं जा सकता। दादी ने मुझे चुप कराया और कहा, अब वही तेरी माँ है। तेरे पापा का घर बसाने के लिए हमने तेरे पापा की शादी कर दी है। तेरे पापा का घर बस जाएगा, तेरे पापा खुश रहेंगे तभी तो तू भी खुश रहेगी ना। आखिर तुझे भी तो माँ मिली है। मुझे दादी की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। बस इतना समझ आ रहा था कि वह नई औरत जो अभी अभी मेरे माँ के कमरे में गई थी, मैं उसे माँ का दर्जा नहीं दे सकती थी। मेरे लिए यह गम बहुत बड़ा था कि मेरे पापा ने शादी कर ली। मैं रोती रोती अपने कमरे में चली गई और सारी रात दादी से चिपक कर लेटी रही और इसी सोच में रात गुजार दी कि पापा ने दूसरी शादी क्यों की। अगले दिन मैं जब सोकर उठी तो मेरे लिए मुश्किलों भरा दौर शुरू हो चुका था। मेरी नई माँ का रवैया मेरी समझ के बिल्कुल बाहर था। मैं सोकर उठी और फ्रेश होकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गई। मैं देख रही थी कि वह ऐसे हुक्म चला रही थी कि जैसे वही पहली मालकिन है इस घर की और ना जाने कब से इस घर को संभालती आ रही है। मुझे अपनी माँ का यह रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मेरी अपनी सगी माँ तो घर का चाहे कोई नौकर ही क्यों ना हो, कभी भी उससे तेज़ आवाज़ में भी बात नहीं करती थी। मुझे उस औरत को माँ कहते हुए भी शर्म महसूस हो रही थी। मैं नाश्ते की मेज़ पर बैठ गई तो वहाँ पहले से ही पापा की दूसरी पत्नी बैठी हुई थी। मैंने भी जाकर नाश्ता शुरू किया। तभी पराठे पर हाथ रखा ही था कि मेरी रूह कांप गई जब मेरी सौतेली माँ ने मेरे आगे से पराठे की प्लेट उठा ली। मैं इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अचानक इस रवैये पर मैं बौखला गई और मेरे मुंह से चीख निकल पड़ी। मैंने चीखते ही दादी को आवाज़ लगाई कि अगले ही पल मेरी आंखें फटी की फटी रह गई जब मेरी सौतेली माँ ने मेरे गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रखा था। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
आखिर इस औरत ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा और मेरे आगे से नाश्ते की प्लेट भी हटा ली थी। मेरी चीख सुनकर दादी बाहर आई। मैं रो रही थी। दादी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तो मेरी सौतेली माँ बहुत मासूम बनकर दादी से कहने लगी कि अगर मैं पराठे ज़्यादा खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी और मेरे रिश्ते नहीं आएंगे। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वह कविता की भलाई के लिए कर रही हूँ। यह मोटी हो गई तो उसके लिए भी मुसीबत होगी और हमारे लिए भी मुसीबत होगी। बस इसलिए मैंने कविता के आगे से पराठे हटा लिए थे। मैं तो उसकी भले के लिए ही कह रही थी और उल्टा ये मेरे साथ बदतमीजी करने लगी, इसलिए मैंने इसको थप्पड़ मारा था। अगर अभी इसकी गलती का एहसास नहीं दिलाया गया तो आगे जाकर ये बिगड़ जाएगी। लड़की जात है, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो कल तो लोग कहेंगे कि सौतेली माँ ने पराई बेटी को बिगाड़ दिया। अपनी सौतेली माँ के मुंह से यह बात सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। मेरी सौतेली माँ के मुंह से यह बात सुनकर दादी मुझे गुस्से से देखने लगी। इससे पहले मैं कुछ कहती, दादी ने मुझे डांट कर कमरे में भेज दिया। मैं दुखी मन से अपने कमरे में चली गई। कल की आई लड़की मुझसे ज़्यादा सच्ची हो गई और मैं अपनी दादी की नज़रों में झूठी हो गई। रात के समय जब पापा घर आए तो मैंने उनको बताना चाहा, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने पापा को अपने ध्यान में लगा लिया ताकि मैं उनको कुछ बता ना सकूं। मैं जब भी पापा से कहने के लिए कुछ मुंह खोलती, मेरी सौतेली माँ उन्हें अपनी बातों में लगा लेती और मेरे पापा मेरी तरफ ध्यान देने की बजाय मेरी सौतेली माँ की ही बातें ध्यान से सुन रहे थे कि बहुत सारे दिन ऐसे ही गुजर गए। पहले वाली बातें अब ख़त्म हो चुकी थी। माँ की छाँव धूप में बदल चुकी थी। पहले माँ मेरे खाने पीने का ध्यान रखा करती थी, अब मेरी किसी को परवाह नहीं थी। पापा भी सारा दिन काम में बिजी रहते और जब घर आते तो मेरी सौतेली माँ उनको अपने कार्य में उलझा रखती। समय ऐसे ही गुजरता गया। मेरी अपने ही घर में कोई इज्जत नहीं थी। पापा की नई शादी के 1 साल बाद ही मेरी दादी भी इस दुनिया से चली गई। अब तो पापा मुझ पर और भी ध्यान नहीं दे रहे थे। मेरी नई माँ के पीछे लगे रहते। कुछ कहती तो मुझे डांट कर भगा देते। मैं अपनी माँ को याद करके रोती रहती तो मुझे रोने भी ना दिया जाता। जब मैं अपना दिल हल्का करने के लिए रोती थी तो मेरी सौतेली माँ मेरे पापा के कान भर देती थी कि मैं कविता को कितना प्यार करती हूँ, फिर भी वह अपनी माँ को याद करके रोती है और आने जाने वालों को यह बताना चाहती है कि मैं उस पर जुल्म करती हूँ। और फिर पापा मुझ पर खूब गुस्सा करते, मुझे खूब डांटते और कभी कभी तो मेरे पापा मुझ पर हाथ भी उठा देते। मेरी सौतेली माँ अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। घर में उसी का हुक्म चलता, जो चाहती है वही होता। मेरे पापा मेरे खिलाफ हो गए थे। बहुत मुश्किल से मैंने कॉलेज में दाखिला लिया तो मेरी जान छूटी। मैंने हॉस्टल में रहने का फ़ैसला घर में सुना दिया। पहले तो मेरी सौतेली माँ इस बात के लिए नहीं मान रही थी, लेकिन फिर यहाँ पर पापा ने मेरी साइड ली और मुझे हॉस्टल में एडमिशन मिल गया। अब मैं घर बहुत कम आती थी। इस बात पर भी मेरी सौतेली माँ ने खूब बवाल मचाया, लेकिन पापा ने मुझे इस बात के लिए भी कभी फोर्स नहीं किया कि मुझे कहाँ रहना है। एक बार मेरा इरादा घर पर ही रात बिताने का था, इसलिए मैं घर पर रुक गई। रात को जब मुझे कमरे में घुटन महसूस हुई तो मैं बाहर आ गई। थोड़ी चहलकदमी करने के बाद जब मैंने अपने कमरे में जाने का सोचा तो मेरी नज़र अपने पापा के कमरे पर पड़ी, जो मेरे कमरे से 2 कमरे छोड़कर था। हल्का सा दरवाज़ा खुला होने की वजह से अंदर से रोशनी आ रही थी। मेरे पापा को रात को लाइट ऑफ करके सोने की आदत थी। मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद पापा जाग रहे हैं, तो दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश हुई कि क्यों ना पापा के साथ जाकर कुछ बातें करूं। यही सोचकर मैं कमरे में चली गई जहां पापा किताब पढ़ने में बिजी थे और मेरी सौतेली माँ उनके पास बैठी कुछ बातें कर रही थी। अभी कमरे में अंदर पैर भी नहीं रख पाया था कि मेरी सौतेली माँ की बात सुनकर
मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी सौतेली माँ मेरे पापा से कह रही थी कि आप कविता को घर पर ही रखा करें, उसे हॉस्टल में मत रखें। मेरी माँ की बात सुनकर मेरे पापा बोले थे, अच्छा है वह हॉस्टल में ही रहे, कम से कम उससे जान तो छूटी है, वह भी अपनी माँ की तरह है जैसे वह थी। अब उसे भी बोलने वाला हूँ कि पढ़ाई लिखाई छोड़ो और अपनी नौकरी करे, खुद कमाए खुद खाए। इतना पढ़ा लिखा दिया, यह क्या कम है? घर पर कम रहे यही अच्छा है, क्योंकि घर में रहेगी तो घर में झगड़ा ही करवाएगी। वह बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। उसकी माँ को भी मेरी खुशियों की परवाह नहीं थी, और वैसे ही यह बेटी है। अपने पापा की बात सुनकर मुझे गहरा सदमा लगा था। मुझे ऐसा लगा अपने ही घर में मुझे हर चीज़ काटने को दौड़ रही है। मैं पापा के बारे में क्या सोचती थी और पापा मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं आज चुपचाप अपने कमरे में आ गई। बस नहीं चल रहा था कि इस वक्त वापस हॉस्टल चली जाऊं। पापा की बात सुनकर अब मुझे नहीं फिक्र लग गई। अभी तो मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई थी, और अधूरी पढ़ाई के साथ मुझे नौकरी कौन देगा। पापा तो मेरा खर्चा उठाने के लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं थे। मैं सुबह होते ही हॉस्टल वापस आ गई। मेरी रूममेट एक जॉब करती थी। मैंने उससे बात की तो उसने मुझे अपने ही ऑफिस में नौकरी पर लगवा दिया। सैलरी ठीक ठाक थी, जिससे मेरी पढ़ाई और महीने का खर्चा आसानी से निकल रहा था। लेकिन अब मुझे रहने का भी इंतज़ाम करना था। सारी ज़िंदगी तो हॉस्टल में नहीं रहती। फिर मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। कुछ ही दिनों में मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट हो गए कि मुझे हैरत हुई, और हैरत के साथ साथ खुशी भी महसूस हो रही थी। उन स्टूडेंट में एक लड़का मेरे क्लास का ही था। देखने में बहुत ही खूबसूरत जवान था। वैसे तो मैं अपने से छोटे क्लास के स्टूडेंट को ट्यूशन पढ़ाती थी, इसलिए मैंने उसको मना किया कि तुम अपने लिए किसी दूसरे टीचर का इंतज़ाम कर लो। लेकिन वह नहीं माना, तो मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया। मेरा काम तो पढ़ाना था, तो मैंने उसे भी पढ़ाना शुरू कर दिया। 3 महीने का वक्त ऐसे ही गुजर गया। पापा ने अपना कहा सच कर दिखाया। 1 महीने बाद ही पापा ने मुझे खर्चा देना बंद कर दिया था। मेरा क्लासमेट मेरा बहुत ख्याल रखता था। पहले पहल मुझे लगा कि वह मेरी फ़िक्र करता है, वह मेरा दोस्त बन गया, इसलिए मेरी इतनी परवाह करता है। लेकिन एक रोज़ मेरी हैरत की हद ना रही जब उसने मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार किया और कहा कि वह मुझसे शादी करना चाहता है। वह भी मेरी तरह पार्ट टाइम जॉब करता था। उसकी फैमिली में बस एक बहन थी जो उसके साथ रहती थी। घर बार की तरफ से काफ़ी अमीर था। उसके माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी कि उसके माता पिता की मौत के बाद उसके रिश्तेदारों ने पीश को और उसकी बहन को बिल्कुल ही अकेला छोड़ दिया था। किसी भी रिश्तेदार ने उन दोनों का साथ नहीं दिया था। फिर उसने भी उन लोगों से सारे नाते ख़त्म कर लिए थे। उसको मैंने भी अपनी कहानी सुना दी। उसने जब मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया तो मैं फ़ौरन मान गई। उसने मुझे समझाया कि शादी करने से पहले एक बार अपने माता पिता से पूछ लो। पीयूष के समझाने पर मैं एक दिन के लिए घर गई। घर पर पापा की हालत देखी तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। पापा की हालत बहुत ज़्यादा अजीब हो गई थी। वह अजीब सी बहकी बहकी बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अपने होश में नहीं थे। मेरी सौतेली माँ भी उस समय घर पर नहीं थी, पता नहीं कहाँ गई हुई थी। शाम होते होते पापा की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो मैंने पापा से अपने मन की बात कहनी चाहिए। मैंने अपने पापा की आंखों में अजीब सी बेचैनी देखी थी, जैसे वह कुछ कहना चाहते हों, लेकिन वह कह नहीं पा रहे थे। मैंने पापा से कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जैसे ही बात करने के लिए मैंने मुंह खोला, तभी मेरी सौतेली माँ कमरे में आ गई और मेरे पापा को दूध का गिलास देने लगी। पापा ने दूध पीने से मना कर दिया, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने मेरे पापा को ज़बरदस्ती वह दूध पिला दिया। दूध पीते ही पापा को उल्टियाँ आ गई। मैंने अपनी सौतेली माँ से कहा, पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, आप इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाएं। जिस पर मेरी माँ ने कहा कि मैं इनका इलाज करवा रही हूँ, यह ठीक हो जाएंगे, तुम टेंशन मत लो।
पापा की तबीयत ख़राब थी, इसलिए लगातार 2 दिन तक मैं घर पर ही रुकी रही और आखिरकार एक दिन मुझे पापा से बात करने का मौका मिला। मैंने जल्दी से अपने मन की बात पापा के सामने रख दी। मैंने कहा कि पापा, मैं एक लड़के से मोहब्बत करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। मेरे पापा ने अविश्वास से मेरी तरफ देखा। इसी बीच मेरी सौतेली माँ ना जाने कहाँ से आ गई और आते ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जैसे घर में कोई मर गया हो। मुझे ना जाने क्या क्या सुना दिया, ना जाने क्या क्या बद किरदार, बेशरम और ना जाने क्या क्या गंदे गंदे शब्द मेरे लिए बोले। मेरे पापा उस समय पूरे होशो हवस में थे। उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। मैं अविश्वास से पापा को देखने लगी। पापा ने मेरे कॉलेज जाना बंद करवा दिया। कहा, अब तुम घर पर ही रहोगी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन मैं घर से भाग गई और पीयूष से शादी कर ली। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। ज़िंदगी मेरे लिए बहुत हसीन हो गई थी, जैसे सब गमों के बादल छट गए हों। मैं अब बहुत खुश रहने लगी। मेरा पति पीयूष मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरा पति मुझसे इतनी मोहब्बत भी कर सकता है। एक दिन पीयूष घर आया तो उसका गुस्से के मारे बुरा हाल था। मुझसे भी नहीं बोला, आते ही खामोशी से सो गया। खाना भी नहीं खाया। मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी। शादी के 3 महीने गुजर चुके थे, लेकिन आज तक मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा रवैया नहीं रखा था। मैंने भी उसको कुछ ना कहा और सारी रात आंसू बहाती रही और सो गई। सुबह पीयूष गुस्से में नाश्ता किए बगैर मेरे उठने से पहले ही चला गया और रात मेरे सोने के बाद वापस आया। मैं बहुत परेशान थी। अगले दिन इतवार था, इसलिए पीयूष घर पर ही मौजूद था, लेकिन उसने मुझे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया और किसी से फ़ोन पर बातें करता रहा। अब तो मेरी जान निकलने लगी थी। मैंने भी उससे कुछ बात करती तो वह मेरी बात का जवाब नहीं देता। रात को भी वह मेरी तरफ से पीट करके सो गया। मैं पूरी रात पीयूष के रवैये के बारे में सोचती रही। अब तो पीयूष मुझ पर हुक्म भी चलाने लगा था। दिन ब दिन उसका रवैया मेरे लिए ख़राब होता जा रहा था। एक दिन जब उसने मेरे सामने अपने कपड़े डाले तो मैंने भी गुस्से से कह दिया कि जब तुम मुझसे बात ही नहीं करते हो, तुम्हें मुझसे कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर मैं तुम्हारे कपड़े क्यों धोऊं? इसी बात पर पीयूष ने मुझे इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा था कि उस समय मैं कुछ सुनने के काबिल भी नहीं रह गई थी। मैं मुंह खोले पीयूष को देख रही थी। उसने गुस्से से कहा, तुमसे शादी करके मैंने अपनी ज़िंदगी नरक बना ली है। तुमसे शादी करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। पीयूष का एक बार हाथ क्या उठा, अब तो वह मुझ पर रोज़ हाथ उठाने लगा। मैं रो रो कर पीयूष को उसकी मोहब्बत याद दिलाती, लेकिन उस पर जूं तक नहीं रेंगती। मेरे पास अब रोने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। घर से भागकर शादी की थी। शिकायत करती तो किससे करती? हमेशा मोहब्बत को तरसे हुए थी कि पीयूष ने जरा सी मोहब्बत क्या दिखाई। मैं उसकी मोहब्बत में पिघल गई थी, लेकिन यह भूल गई थी कि इस झूठी मोहब्बत का अंजाम क्या हो सकता है। झूठी मोहब्बत को उसकी सच्ची मोहब्बत समझ बैठी थी। इंसान नफ़रत के साए में जी सकता है, लेकिन अपनी इज्जत खोकर नहीं जी सकता। धीरे धीरे पीयूष अपने संस्कारों से गिरता गया। अब वह घर पर अपने दोस्तों को भी बुलाने लगा था। वह दोस्त मेरे साथ मजाक मजाक में बदतमीजी करते, लेकिन पीयूष कुछ नहीं बोलता। एक बार तो हद ही हो गई, जबकि उसके दोस्त ने मेरी कमर में हाथ डाल दिया। मैं गुस्से से लाल हो गई और पीयूष के दोस्त पर हाथ उठा दिया। इसी बात पर बवाल मचाकर उस रात भी उसने मुझे बहुत पीटा। पूरी रात मैं रोती रही। शारीरिक दर्द से ज़्यादा दिल के टूटने की दर्द मुझे तकलीफ़ दे रही थी। कई बार दिल में ख्याल आता कि पीयूष को छोड़कर चली जाऊं। फिर सोचती, इस घर के अलावा मेरा ठिकाना ही कहाँ है। और फिर कुछ दिन बाद पीयूष ने खुद ही मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। मैं उसकी मिन्नतें करती रही, गिड़गिड़ाती रही कि पीयूष, एक बार अपनी ज़िंदगी को मौका देकर तो देखो। हम फिर से
हंसी खुशी खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत का वास्ता। लेकिन पीयूष ने तो मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं थी। अगर करता तो उसे उस वक्त तो मुझ पर दया ज़रूर आ जाती। मैं आंसू बहाते फिर से अपने पापा के घर आ गई। जैसे ही अंदर घर में कदम रखा, मेरे पापा और मेरी सौतेली माँ मुझे देखते ही चौंक गए थे। मेरी उजड़ी हुई हालत देखकर मेरे पापा और मेरी माँ समझ चुके थे कि मेरे साथ क्या हो चुका है। मेरी माँ ने मुझे गेट पर ही रुक जाने को कहा और कहा, अंदर कदम मत रखना। तुमने तो घर से भागकर शादी की थी और अब इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। मैं भागकर पापा के पैरों में बैठ गई। पापा उस वक्त मुझे बहुत मजबूर लगे थे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे और जब पापा के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई तो जैसे मेरे शरीर की जान ही निकल गई। बाद में पता चला कि पापा के आधे शरीर को लकवा मार गया है, बाकी आधा शरीर भी ना के बराबर काम करता था। मुझे पापा की हालत देखकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। पापा ने एक हाथ बमुश्किल उठाकर मेरे सर पर रखा था। पापा का सर पर हाथ रखना था कि मेरी माँ बड़बड़ करती हुई अपने कमरे में चली गई। खैर, पापा ने मुझे उस घर में रहने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने ही मेरा जीना हराम कर रखा था। मुझे ऐसे गंदे शब्दों से बुलाती थी कि जी चाहता था ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। पापा की तो अब कोई भी बात नहीं सुनती थी। पापा एक तरफ पड़े रहते। उनकी आंखों में मुझे बेबसी नज़र आती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे। पूरे घर पर मेरी सौतेली माँ का ही राज था। मैं पूरा दिन घर में काम करती, तब कहीं जाकर शाम को खाना नसीब होता था। घर में काम वाली आया करती थी, बस उसी से थोड़ा बातचीत कर लेती, नहीं तो बात करने के लिए भी तरस जाती। मीना बहुत अच्छी औरत थी। वह मेरी माँ के बारे में मुझे बता देती थी कि तुम्हारी सौतेली माँ बहुत बुरी औरत है, तुम्हारी माँ बदकिरदार औरत भी है। तुम्हारे पापा जब काम पर चले जाते थे तो पता नहीं कहाँ चली जाती थी और तुम्हारे पापा के आने से पहले ही आ जाती थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तुम्हारी माँ की किसी लड़के के साथ दोस्ती है। तुम्हारे पापा की जो हालत हुई है उसके पीछे तुम्हारी सौतेली माँ का ही हाथ है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे पापा को दूध में कुछ मिलाकर पिलाती थी, जिन्हें पीने के बाद तुम्हारे पापा की हालत ख़राब होने लगी थी और एक दिन तुम्हारे पापा को लकवा मार गया। यह तो मैं जानती थी कि मेरी सौतेली माँ बहुत बुरी औरत है, लेकिन इतनी बुरी औरत है कि अपने ही पति के साथ यह घिनौना काम करेगी, मुझे विश्वास नहीं हुआ था। पापा की हालत पर मैं उस दिन बहुत रोई थी। अगले दिन एक और बुरी खबर मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरे पापा, जो मेरे आगे का सहारा थे, वह भी मुझे छोड़कर जा चुके थे। मैं उस दिन बहुत रोई थी। जी चाहता था कि मैं अब इस दुनिया से चली जाऊं, लेकिन मौत और ज़िंदगी पर तो सिर्फ भगवान का बस होता है। इंसान उस पर कुछ नहीं कर सकता। मेरी माँ ऐसे रो रही थी जैसे कितनी बड़ी सती सावित्री है। पापा के मरने के बाद तो मेरी माँ खुल्लम खुल्ला बेहयाई पर उतर आई थी। वह पूरा दिन गायब रहती, रात को वापस आती, कमरे में जाकर सो जाती। एक दिन मीना ने मुझे बताया, बीवी जी, आपकी ज़िंदगी ख़राब करने वाला कोई और नहीं बल्कि आपकी सौतेली माँ है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आज रात को आप अपनी माँ के कमरे में जाकर देख सकते हैं। आप अपनी माँ को आंखों से देख लेना कि आपके सोने के बाद आपकी माँ अपने कमरे में क्या गुल खिलाती है। मुझे विश्वास नहीं हुआ। क्या मेरा घर बर्बाद करके मुझे तलाक दिलवाकर मेरी माँ को क्या मिला? मैं उसके पीछे का राज जानना चाहती थी। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।